जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की वीडियो का जो विषय है वो है शुक्र का वक्री होना। शुक्र 19 दिसंबर को वक्री होंगे मकर राशि में और अपने वक्र प्रभाव से चलते चलते 30 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएंगे और फिर इसी दौरान 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अस्त हो जाएंगे। फिर 29 जनवरी तक वो मार्गी होंगे पर धनु राशि में रहेंगे और उसके बाद 27 फरवरी को वो मार्गी होकर के चलना शुरू करेंगे और मकर में आ जाएंगे। तो ये मकर में वक्री होने से लेकर वापस मकर में आने तक 19 दिसंबर से 27 फरवरी तक का समय लगेगा। तो ये तो था शुक्र कहाँ से वक्री होंगे, कहाँ आएंगे और कैसे होगा। तो दो विषय इसमें हमें समझने का प्रयास करना है कि वक्री क्या होता है, कैसे होता है या उसका क्या ढंग है। दूसरा कि शुक्र क्या है और उसके वक्री होने का क्या प्रभाव होगा। ये दो विषय हैं। एक एक करके कुछ छोटे छोटे सवाल बनाते हैं और जिससे ये विषय समझना सहज हो जाए। तो शुक्र की एक विशेष बात यह है कि 2 साल में एक बार ही ऐसा हो सकता है जब शुक्र वक्री होता है, यानी ये रोज रोज होने वाली घटना नहीं है। और जब एक बार वक्री होता है तो लगभग 42 दिन से 45 दिन तक वक्री रहता है और इसी वक्रत्व के दौरान वो 5, 6 या कभी कभी 7 दिन तो लमसम 6 दिन तक अस्त भी होता है। तो अब अगर एक सवाल यह है कि कोई ग्रह वक्री है, विशेष तौर पर शुक्र, तो वक्री होते हुए वो अस्त भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वक्री भी हो, अस्त भी हो और नीच राशि में हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये केवल वक्री और अस्त की जो बात है ये बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में ही हो सकती है। बाकी के जो 3 और ग्रह बचे, गुरु, शनि और मंगल, इनमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ग्रह जिनका भी नाम लिया गया ये सूर्य से दूर होते हैं, तब इनमें वक्रत्व आता है। और बुध और शुक्र जब सूर्य के नजदीक होते हैं तब इनमें वक्रत्व आता है। इसलिए थोड़ा सा फर्क है। तो जब वो वक्री होंगे बाकी तीनों, तो वो वक्री होंगे तो अस्त नहीं हो सकते। ये वक्री होने पर अस्त जरूर होंगे कुछ दिन के लिए। यहां पे क्लियर हो गई कि हर 2 साल में केवल एक बार वक्री होता है। एक लमसम पकड़िए तो 45 दिन के लिए वक्री होता है और उसमें इस वक्रत्व के दौरान वो 6 दिनों के लिए अस्त भी हो सकता है। तो ये हुई एक वक्री की बात। अब बहुत सारी डेफिनेशंस वक्री की अवेलेबल है और मैं वो सारी लेके चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वक्री ग्रहों को के डिटेल को समझाने के लिए जो मैंने एक पहले प्रयास किया है, उस वीडियो का नंबर है वीडियो नंबर 191। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप इस विषय को और डिटेल में अगर समझना चाहें तो उस वीडियो को देखें। उसमें ये डिटेल बना करके इसीलिए रखे गए थे पहले कि जिससे भविष्य में जब भी कभी वक्री ग्रह का वीडियो बनाना हो तो डिटेल आप उसमें देख सकें। तो ये एक स्थिति हो गई लमसम जब सूर्य की और शुक्र के बीच में 28 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है, तब ये वक्री होता है। जब ये एक इसका तरीका है। तो 2-3 चीजें अभी तक क्लियर हो गई। अच्छा, प्रभाव की चर्चा करते हैं। कई डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन मोटे तौर पर हर ग्रह का अपना एक खास कारकत्व होता है, खास अंदाज होता है, किस फील्ड में वो ज्यादा इफेक्ट करता है वो होता है। जैसे पहले शुक्र का कारकत्व समझते हैं। भोग, विलास, पत्नी, ऐश्वर्य, धन, संपदा, आभूषणों का सुख, शास्त्र, नृत्य, गायन, काव्य इत्यादि चीजों में इसका कारकत्व है। यानी इन्हीं फील्ड्स को बढ़ाएगा, खराब होने पर इन्हीं फील्ड्स में वो कमजोरियां भी दिखाएगा। तो धन का, ऐश्वर्य का मुख्य तौर पे वो कारक है। तो वक्री की डेफिनेशन जो शुक्र के लिए मेरी तरफ से सही है वो ये है कि अगर वो कारक के हिसाब से शुभ है, अगर वो कुंडली में प्लेसमेंट के हिसाब से शुभ है और वो योग कारक है, तो उसका वक्री होना उसकी शुभता को और बढ़ा देगा। लेकिन अगर वो कारक भाव के हिसाब से ठीक नहीं है, भाव कारक के हिसाब से सही नहीं है, तो उसके और वो अकारक है, तो उसका वक्री होना उसकी स्थितियों को और खराब करेगा।
तो वक्री ग्रह में थोड़ी चंचलता बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन वो उसी ताकत का फल देगा जिस तरह से वो अच्छा या बुरा है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं अपने पुत्र से मिलने के बाद चलना शुरू करता हूं कहीं जाने के लिए, और फिर से मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम आता है और मैं वापस उसकी तरफ जाता हूं, यानी मैं वक्री हो गया, तो अब मैं अपने पुत्र को कुछ और अधिक प्रेम करूंगा, गोद में भी लूंगा और अधिक प्रेम दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उस लाड़ उस प्रेम के कारण वक्री हुआ। तो ये चीज समझ में आई कि वक्री ग्रह अधिक समय तक उस राशि में रहेगा, मार्गी होगा, वक्री होगा, मार्गी होगा, वक्री होगा, तो वहीं पर ज्यादा देर तक रहेगा। तो शुभ होगा, शुभता होगी, भाव के हिसाब से सुंदर होगा, तो शुभता को बहुत बढ़ाएगा। अब इसे खराब करते हैं। कल्पना कीजिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई और कुछ कहना सुनने के बाद लड़ाई लगभग खत्म की स्थिति में आ गई, और जिससे मेरी लड़ाई थी वो अब जा रहा है और मैंने पीछे से कुछ उसे कड़वा बोल दिया है, तो अब वो वापस पलटेगा। तो अब ये हुआ कि वो ग्रह वक्री हुआ, समझिए इस बात को। तो इस बार वो मुझे मारे पीटे में ना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका क्रोध हद से ज्यादा बढ़ गया। तो जो आपके लिए शुभ नहीं है, तो वक्री में एक चीज तो कंफर्म कि आप उस वक्री ग्रह की सामर्थ्य बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो सामर्थ्य आपके हित में है कि अहित में, इसका हिसाब लगाना जरूरी है। अब यह एक सवाल आता है कि किन लग्नों के लिए शुक्र का कारक होता है या किन लग्नों के लिए शुक्र अकारक होता है। तो लमसम समझ लीजिए, जिन लग्नों के लिए कारक होता है उन 6 लग्नों का नाम बताता हूं: वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। इनके लिए शुभ का प्लेसमेंट लमसम अच्छा होता है, वो भाव कारक होते हैं, कारकत्व के हिसाब से शुभ होता है। और जो भावों के हिसाब से अकारक होते हैं वो लग्न हैं मेष लग्न के लिए, कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए, वृश्चिक के लिए, धनु के लिए और मीन लग्न के लिए। इन 6 लग्नों के लिए वो अकारक होता है। मैं इसको और डिटेल में भी बताने का इच्छुक हूं, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर वही वीडियो नंबर 191 देखिए तो समझ में आ जाएगा। शुक्र 7वें भाव, एक ही एक भाव का कारक होता है, नैसर्गिक कारक, और दिग्बली होता है 4थे घर में चंद्र के साथ। तो ये एक लमसम स्थिति समझ में आ गई कि शुक्र क्या है, उसका बल कैसे देखना है। जो उसका कारकत्व है उसी की सामर्थ्य को बढ़ाएगा, जहां खराब होगा उसी के सामर्थ्य को कम करेगा। तो ये प्रस्तावना समझा जाना जरूरी था कि कैसे प्रभाव करता है, वक्री का मीनिंग क्या है। तो वक्री का अर्थ ये नहीं होता कि कोई ग्रह सचमुच उल्टा चलता है। वक्री का अर्थ है कि उस ग्रह की गति और सूर्य की गति, यानी एक्चुअली सूर्य तो कभी हिलता ही नहीं अपनी जगह से। ये सारी समस्या इसी वजह से होती है क्योंकि हम सूर्य को चलता हुआ और पृथ्वी को स्थिर लेके चलते हैं, जबकि पृथ्वी चल रही है, सूर्य नहीं। तो एक्चुअली जो सूर्य की गणना है वो पृथ्वी की गणना होती है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के 2 रेलों को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें से हमें कोई भी वक्री नहीं दिखाई देगी, दोनों सीधी चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम रेल में बैठे हैं, एक रेल में, और वो भी चल रही है और बराबर वाली पटरी पे दूसरी रेल भी चल रही है, तो हमें इस गति के अंतर के आभास से सामने चलने के बाद भी दोनों ट्रेनों के लगेगा कि बराबर वाली ट्रेन उल्टी चल रही है। यही वक्री का प्रभाव है। ये केवल एक दृष्टि भ्रम कह लीजिए होता है, एक्चुअली कभी कोई ग्रह वक्री होता नहीं है। तो क्या है वक्री, ये बात समझ आई। वक्री का प्रभाव थोड़ा बहुत बताया जा चुका, बहुत डिटेल के लिए तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। तो एक लमसम स्थिति यहां पे क्लियर हो गई कि वक्री क्या है, उसका प्रभाव क्या होता है, उसका कारकत्व कहा क्या क्या है, किस भाव का वो कारक, कहां के वो अकारक, ये मैंने चर्चा कर ली। अब इसी को सभी लग्नों के हिसाब से देख लेते हैं। मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न के लिए शुक्र 2 भावों का स्वामी होता है, दूसरे और 7वें। अब ये दोनों भाव ही मारक भाव गिने जाते हैं, इसलिए इसे अकारक ग्रह समझा जाता है। मेष लग्न वालों के लिए अकारक ग्रह केंद्र में है, वक्री हो रहा है, उसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके वक्री होने का कोई बहुत नुकसान नहीं होगा इनको अकार होने के बाद भी, क्योंकि वो जिस भाव में बैठा है वो 10वां भाव है, और वहां से वक्रत्व के कारण धीरे धीरे वो 9वें भाव में आएगा, 9वें से फिर वापस मार्गी होकर 10वें में जाएगा। तो लमसम ये स्थितियां एवरेज प्रभाव देने वाली हैं। इसका सारा लेना देना या प्रभाव वैवाहिक जीवन पर, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों पर ही देखने में आएगा।
प्रेम होना, प्रेम विवाह की संभावना होना, बाकायदा शादी होना भी सारे योग देखने में आ सकते हैं। तो यहां पर शुक्र क्योंकि अकारक है लेकिन केंद्र में बैठने के कारण वो स्थितियों को अधिक खराब नहीं होने देगा। तो वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा, और जिन दो घरों का वो में घूमेगा वो दोनों ही केंद्र और त्रिकोण है, इसलिए इसका कोई बहुत नुकसान होने का योग नहीं है, फायदा ही है, अच्छा ही है। और जब ये दशम भाव में रहेगा तो उसकी स्थिति तो अच्छी है, इस संबंध में तो एक वीडियो पहले बनाया जा चुका है, तो यहां तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जब ये वक्री भाव से चलते चलते 9वें भाव में आएगा तब भी स्थितियां कुछ विशेष खराब नहीं होंगी, तब भी भाग्य को लेकर के स्थितियां भाग्य भाव में आएंगे तो वहां स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। तो ये परिस्थितियां लमसम ठीक हैं, मेष वालों को कोई विशेष समस्या आने की उम्मीद नहीं है। वृषभ लगन की बात करते हैं, जितने समय तक वो मकर में रहेगा यहां तक तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये इनके लिए कारक है वृषभ के लिए, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। पर समस्या क्या आएगी कि जब ये वक्री होते होते 8वें भाव में चला जाएगा धनु राशि में, तो स्थिति खराब हुई। स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें भी देखने में आएंगी, मन की खुशियों को लेकर दिक्कत देखने में आएंगी, सेहत को लेकर के भी दिक्कत देखने में आएगी। एक्चुअली वृषभ लगन के लिए तटस्थ होता है, न कारक न अकारक, लगभग बीच में, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश है तो इसे कारक की गिनती में रखा गया है। तो शुक्र जब यहां वक्री होंगे, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, तो जितने समय तक मकर में रहेंगे तब तक तो शुभ फलदायी है, लेकिन जब वो धनु राशि में चले जाएंगे तो उसका शुभ फल घट जाएगा और उतने समय तक ये नुकसान देने वाले, स्वास्थ्य को, पर्सनैलिटी को दिक्कत देंगे। एक तरह से लग्न दोष का निर्माण यहां हो जाएगा, लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में जाएगा तो शुभ फल नहीं देगा। तो शुक्र जिन जिन फील्ड्स को कंट्रोल करते हैं, जो मैं आपको डिटेल में पहले भी बता चुका हूं, उसी फील्ड में उसके नुकसान, यानी वैवाहिक जीवन का डिस्टर्ब होना, धन संपदा का नुकसान देखने में आना, जमा पूंजी खर्च होना, हमारी मार्केट में हमारी इमेज को लेकर दिक्कत आना, सुंदरता का घटना, चाहे वो स्वास्थ्य के कारण या किसी भी कारण, ऐसा देखने में आ सकता है। मिथुन लगन के लिए मकर राशि में अष्टम भाव में पहले से ही चल रहे हैं, ये खराब स्थिति है, यहाँ लाभ नहीं हो रहा है, उसका यहाँ बैठने से उन्हें नुकसान ही हो रहा है। ये जमा पूंजी को, धन संपदा को, स्वास्थ्य को, यूरिन इन्फेक्शंस को बढ़ा रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जबकि यहाँ पे एक कारक ग्रह है उसके बाद भी, लेकिन जब ये वक्री होकर धनु में आ जाएगा तो ये बहुत शुभ फलदायी होगा, अच्छा फल देगा, वैवाहिक जीवन के योग बनेंगे, आपसी तालमेल अच्छे होंगे, उन तालमेल में सुधार देखने में आएगा। जो प्रेम के इच्छुक हैं उनके लिए प्रेम की स्थितियां बनेंगी, जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो ये स्थितियां बड़ी शुभ होंगी उनके लिए जो मिथुन लगन के हैं। कर्क लगन की बात करते हैं, कर्क लगन के लिए ये अकारक है, क्योंकि ये त्रिषडाय, तीसरे, छठे और आय यानी 11वें भाव के स्वामी के हिसाब से ये शुभ नहीं है और लगन का मित्र नहीं है, लेकिन चौथे घर का भी स्वामी है। तो जितने समय तक ये मकर राशि में है इसकी स्थितियां अच्छी हैं, वहां का ये कारक भी है, वहां के लिए शुभ फल देगा, वैवाहिक जीवन का सुख, तालमेल, अपनापन, प्यार, शादी होने का योग, और अगर कुछ पहले से दिक्कतें हैं तो वो सामंजस्य इंप्रूव होगा। लेकिन स्थितियां तब बिगड़ जाएंगी जब ये वक्री होते होते धनु में आएगा। अब क्योंकि बल बहुत अधिक है, सामर्थ्य 3 गुनी गिनी जाती है वक्री ग्रह की, और वो लौटते लौटते कहाँ आया, धनु में, तो छठे भाव में आना उसके लिए शुभ नहीं होगा। छठा भाव वैसे भी शुक्र के प्लेसमेंट के लिए सबसे खराब घर होता है, तो यहां आमदनी को भी प्रभावित करेगा, सुखों को भी प्रभावित करेगा बुरे हिसाब से, यानी आमदनी भी घटेगी, खर्चे बढ़ेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, धन को लेकर, मकान को लेकर, वाहन को लेकर के समस्याएं बढ़ेंगी, हेल्थ की प्रॉब्लम देखने में आएगी, शत्रु आप पर थोड़े से हावी होंगे। तो वक्री होने का जितने समय तक वो 40-45 दिन वक्री होकर के इस दौरान धनु में जाएंगे और तब तक की स्थितियां यहाँ पे खराब रहने वाली हैं, यानी 29 जनवरी से जब वो मार्गी हो जाएंगे और धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तब बात बदल जाएगी। तो धनु के समय, जितने समय तक धनु राशि में रहने वाले उतने समय तक उनको दिक्कत आएगी, और वो फील्ड मैंने आपको बयान कर दिए। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन के लिए भी अकारक ग्रह होता है, क्योंकि ये तीसरे भाव का स्वामी और छठे घर में बैठा, जो कि खराब स्थिति, बिल्कुल खराब। सारा कारकत्व, धन संपदा, सुख, ऐश्वर्य, आनंद, वैवाहिक जीवन का सुख, इन सभी को यहाँ प्रभावित होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन जब ये वक्री होगा और ये धनु राशि में जाएगा तो ये 5वें भाव में जाएगा, तो ये विवाह का भी योग इस दौरान गोचर के हिसाब से बनेगा, वैवाहिक जीवन के सुखों की स्थितियां भी कुछ इंप्रूव होंगी,
आपके प्रयासों के फल भी मिलते हुए दिखाई देंगे, जीवन स्तर भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका वक्री प्रभाव में जितने समय तक ये मकर में रहेगा तो शुभ फल नहीं देगा, लेकिन जितने समय ये वहां से हट करके धनु राशि में जाएगा वो स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। तो जब धनु से वापस इसमें आ जाएगा तो स्थितियां फिर से थोड़ी खराब हो जाएंगी। कन्या लगन की बात करते हैं तो यहां कारक ग्रह भी है, अच्छा है। अभी 5वें भाव में मकर राशि में है और वक्री होगा तो वहां सामर्थ्य को बढ़ाएगा। तो 5वें भाव से संबंधित सुख, विचारशीलता, सही मौके पे सही फैसला लेने की सामर्थ्य को प्रभावित करेगा, हमारे डाइजेशन को प्रभावित करेगा। नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। वक्री होते होते 4थे भाव धनु राशि में आएगा तो मकान का, वाहन का इत्यादि सुखों को भी इंप्रूव करेगा। तो कन्या के लिए इस पूरे वक्र भाव में उसके मकर से धनु, धनु से वापस मकर में आने में किसी तरह का कोई नुकसान परेशानी देखने में नहीं आएगी। उनके लिए इसका ये सारा स्थितियां शुभ रहने वाली हैं, फलदायी रहने वाली हैं। तुला लगन के लिए अभी बैठे हैं 4थे भाव में और यही उनका वहां पर दिग्बली भी होता है, जो बात मैंने पहले भी बताई। अब दिग्बली होता है तो उसका थोड़ा सा सामर्थ्य बढ़ गया और वहां वो अपनी मित्र की राशि में और भाव कारक भी है, यानी अकारक और कारक जब हम देखते हैं तो वो भाव कारक लगन का स्वामी है। तो यहाँ स्थितियां बहुत अच्छी हैं, यहाँ कुछ भी खराब वराब नहीं है। यहाँ वक्री होगा तो लगन की सामर्थ्य को और बढ़ाएगा, धन संपदा इत्यादि को और भी अधिक बढ़ाएगा। लेकिन गड़बड़ कब होगी? जब ये धनु में चला जाएगा तो तीसरा घर हो जाएगा। अब तीसरे घर में जब आएगी स्थिति तो ज्यादा अच्छी नहीं आएगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। भाइयों के साथ तालमेल को लेकर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आ सकती है, थोड़ा मनमुटाव देखने में आ सकता है। अर्थ ये निकला कि जितने समय तक धनु में रहेगा थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन जितने समय तक मकर में रहेगा वो बहुत शुभ फल देने वाला बना रहेगा। वृश्चिक के लिए स्थिति क्या है कि ये अकारक होता है इनके लिए, क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है और 7वें घर का भी स्वामी है, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से अकारक है। और जहां बैठा है तीसरे घर में कंपैरेटिवली फिर भी ठीक है, ज्यादा खराब स्थिति नहीं, बिल्कुल एवरेज लेके चल लो। शादीशुदा जिंदगी के हिसाब से ठीक है, खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे, वैवाहिक जीवन का एडजस्टमेंट भी कुछ समझ में आएगा। तो मकर में रहने तक तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। समस्या कब बढ़ेगी? जब ये धनु में आएगा तो दूसरे भाव में आएगा। वैसे वो धन भाव है, लेकिन उसके बाद भी वो मारक भाव भी है, सप्तम भाव का स्वामी होकर के वहां बैठेगा तो खराब स्थिति है। सप्तम से अष्टम में बैठेगा तो भी खराब स्थिति है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के हिसाब से दिक्कतें देखने में आएगी। तो सिर्फ धन बढ़ना ही तो मुद्दा नहीं है, और टॉपिक देखेंगे तो वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा, खर्चे प्रभावित होंगे, इस तरह की दिक्कतें। और वृश्चिक वालों के लिए वैसे भी शुक्र अकारक होता है तो उसकी ज्यादा सामर्थ्य उन्हें नुकसान ही देती है। तो मकर में रहते समय तक तो स्थितियां ठीक है, पर धनु में जाने पर वृश्चिक लगन वालों को उतना आनंद प्राप्त नहीं होगा। धनु लगन की बात करते हैं। अब धनु लगन के लिए भी अकारक गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि ये 6ठे भाव का स्वामी, और 6ठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव के स्वामी जहां भी बैठेंगे वहां बुरा प्रभाव करेंगे। अभी धन भाव में बैठा है, यहां तो ये वैसे धन भाव के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो षष्ठेश होने के कारण परिवार के साथ तालमेल की दिक्कत देगा, उनके साथ सामंजस्य को दिक्कत देगा, और वक्री होने पर स्थिति और बिगड़ेगी। हमारी बोली भाषा का में हल्कापन आएगा, हमारे शब्द ऐसे मजाकिया हो सकते हैं या उनमें ऐसा मजाक का पुट हो सकता है जो दूसरे को चुभ जाए। तो हमें हमारे शब्दों का कंट्रोल भी रखना है। इसमें कुछ छेड़छाड़ की भाषा भी बढ़ने में देखने में आएगी जो दूसरों को चुभ जाए। आपने तो बोला कुछ और है, लेकिन सामने वाले ने इसका बुरा मान लिया, तो थोड़ा तो ये ध्यान रखना है। और वक्री होकर के जब ये लगन में आ जाएगा तो ये स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी लगन में आएगा तो वो लगन को प्रभावित करेगा। तो सीधे से धनु के लिए, धनु लगन वालों के लिए ये पूरा मार्गी का प्रभाव कोई बहुत अच्छा देखने में नहीं आएगा। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए स्थितियां ये रहने वाली हैं कि यहाँ ये 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण का, 2 केंद्रों का नहीं, ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, 5वें का और 10वें का, और लगन में बैठा है। अत्यधिक शुभ स्थिति है, वक्री होने पर अत्यधिक शुभता बढ़ जाएगी, धन की, सामर्थ्य की, वैवाहिक जीवन की, संतान की, संतान के सुखों की, ज्ञान की, बुद्धि की, पढ़ाई लिखाई की, हर तरीके से यहाँ पे शुभता बढ़ेगी, कोई नुकसान नहीं। लेकिन समस्या तब खड़ी होगी जब ये वक्री होते होते कहां चला जाएगा? धनु में, 12वें घर में। वैसे 12वां घर प्लेसमेंट के हिसाब से शुक्र का सबसे बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन स्तर को थोड़ा प्रभावित करेगा।
ठीक है, और संतान के सुखों को भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा। तो यहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी पर थोड़ी सी होगी। एक अलग नियम भी होता है, शुक्र जिस भाव से 12वें में बैठे या जिस ग्रह से 12वें में बैठे उस ग्रह की सामर्थ्य धन के हिसाब से, अपने कारकत्व के हिसाब से बढ़ा देता है। मैं इस विषय पे भी एक वीडियो पहले बना चुका हूं। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन के लिए जो स्थिति रहने वाली है वो ये है कि वो इस वक्त ऑलरेडी 12वें घर में ही बैठे हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के हिसाब से ज्यादा खराब स्थिति नहीं है और यहाँ पे वो भाव कारक भी है तो चल जाएगा काम। लेकिन वक्री होने पर स्थितियां ये होंगी कि यहाँ खर्चे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, अनाप शनाप पैसा खर्च होगा। आप जो प्लान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा आपका खर्चा होगा। खर्चे सब जेन्युइन होंगे, आप अपनी इच्छा से ही उन्हें कर रहे हैं, लेकिन एक होता है बजट और एक होता है बजट से बाहर निकल जाना। तो आपके खर्चे आपके बजट से बाहर निकलने वाले, बहुत सा पैसा जो आपने इकट्ठा करा जोड़ा खर्च होगा। लेकिन ये स्थितियां तब थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगी जब ये धनु राशि में आ जाएगा। उतने समय ये अनाप शनाप जो खर्च हो रहा होगा वो कंट्रोल होगा और आपके थोड़े पैसे बचेंगे। यहाँ पर वापस जब ये मार्गी हो गए फिर से मकर में जाएगा तो स्थितियां वापस वैसी होंगी। तो कहीं ना कहीं कुंभ वालों के लिए अभी जो खर्चे हैं और वक्री होने पर ये खर्चे बढ़ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अपने बजट को पकड़ के चलने की जरूरत है, सही प्लानिंग और एस्टिमेट बनाने की जरूरत है, नहीं तो आपको दिक्कत जरूर होगी। धनु में आने पर तो ये स्थितियां सुधर जाएंगी, तब इतनी दिक्कत नहीं। और आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन की स्थिति है कि अभी जिस भाव में बैठे हैं वो अच्छा है, 11वें घर में बैठा हुआ, कोई खास तकलीफ नहीं, सब बढ़िया। लेकिन वो अष्टम भाव का स्वामी है तो 11वें घर में बैठ के तो अच्छा है और वक्री हुआ तो बहुत बली हुआ, तो ये इनकम के हिसाब से अच्छा समझा जाता है। लेकिन अष्टमेश जहां जाएगा उस भाव को खराब करेगा, तो ये आमदनी को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेगा। तीसरे घर का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी भी जब खराब जाएगा, क्योंकि वो त्रिषाढ़ाय के हिसाब से खराब हो गया, तो मीन वालों के लिए अकारक हो गया। तो इसका वक्री होने से इसका बल जब बढ़ेगा तो इसके अंदर खराब स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि ये त्रिकेश है तो आमदनी को निश्चित रूप से दिक्कत देगा। जब ये वक्री हो जाएगा और वक्री होते होते धनु में आएगा तब भी दिक्कतें आएंगी, तब जीवन स्तर को दिक्कतें देखने में आएंगी, स्टेटस को दिक्कत देखने में आएंगी। आपको उन सबको मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है या आपकी आमदनी को दिक्कतें देखने में आएंगी। कुल मिलाकर मीन लगन वालों को इस वक्री का नुकसान ही होगा, फायदा ज्यादा होता हुआ नहीं दिखाई देता। जिन भी लग्नों को कुछ खराब की स्थितियों की बात की गई है उन सभी को चाहिए वो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें। एक दान कर सकते हैं जो शुक्र के लिए किए जा सकते हैं, जिसमें मीठी और सफेद चीजों का ही ज्यादा जोर होता है। मैं लिस्ट भी आपको दिखा रहा हूं, तो इससे स्थितियां मेंटेन रहेंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी शुक्र की एक परिस्थिति है, वो कैसी है उसका आकलन करना भी जरूरी है। जो मैं पहले से ही शुक्र के आकलन के ऊपर बना चुका हूं, जिसका वीडियो नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उसका लाभ ये होगा अगर आप उसे देखते हैं और अपनी कुंडली में ये समझ पाते हैं कि कैसी इसकी परिस्थिति रहेगी, तो इस वीडियो को समझना आपके लिए और भी अधिक आसान हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पूरा हो जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जो कुछ भी आप पूछना चाहेंगे उसके बारे में जो भी आंसर आपकी कुंडली के हिसाब से सही होगा आपको जरूर बताया जाएगा, और कुछ उपाय अगर जरूरी होंगे तो वो भी जरूर बताए जाएंगे। ये सारी बातचीत टेलीफोनिक होगी, फोन पर बातचीत करके सारी बातचीत की जाएगी। जब आप संपर्क करेंगे तो कितनी फीस देनी है और किस तरह देनी है वो सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।